हेलो स्टूडेंट, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनसीईआरटी प्रिपरेशन सीरीज में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 4 कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 बुक का नाम है इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ये बुक क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के 10 क्वेश्चंस को लिया गया है जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशिंग ईयर। इनके एस्टैब्लिशमेंट के वर्ष के हिसाब से इनको ऑर्डर में लगाना है, इनके गठन के वर्ष के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो है यूरोपियन यूनियन है, काउंसिल ऑफ यूरोप है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले जो यूरोपियन यूनियन लिखा हुआ है का एस्टैब्लिशमेंट, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यूरोपियन यूनियन जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट आपका होता है 1992 में। एस्टैब्लिशमेंट हुआ आपका 1992 में। जो द काउंसिल ऑफ यूरोप है वो 1949 में बनती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 1948 में बनती। ठीक है, ये आपकी बनी 1948 में। और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये 1957 में बनती। अब इसको ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले आपका 3 बना, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना। ठीक है, उसके बाद आपका 2 बना, फिर 4 बना, फिर 1 बना। तो इस हिसाब से आपका सही होगा थर्ड, सॉरी सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द यूरोपियन यूनियन हैज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बीइंग एन इकोनॉमिक यूनियन टुवर्ड्स बीइंग अ पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है वो धीरे धीरे आर्थिक संगठन बन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ गया। इट हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपना फ्लैग और एंथम तो नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है कि ये इकोनॉमिक यूनियन के तौर पर बना था, लेकिन धीरे धीरे एक पॉलिटिकल यूनियन की तरफ भी बढ़ता चला गया है और अब ये पॉलिटिकल यूनियन के तौर पर बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो आप इसमें ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम सोवियत यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने अपने विस्तार की कोशिश करी सहयोग के लिए, और इसमें इन्होंने फॉर्मर सोवियत यूनियन जो था उनके नए मेंबर्स को भी अपने में सम्मिलित किया। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा, द यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस ओवर अदर स्टेट्स। जी बिल्कुल, इन्होंने इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी अदर स्टेट्स पर बना के रखा है। यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी। अगर हम वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी जो है वो यूएस है। सेकेंड नंबर पर आपकी यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है, तो आप इसमें ये लगा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि
Which among the following factors make European Union more important as a global power vis-a-vis USA? यानी अमेरिका के कंपैरिजन में यूरोपियन यूनियन को ज्यादा बड़ा ग्लोबल पावर बनाया माना जा रहा है, क्यों? वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर है मच लार्जर स्टेट इन वर्ल्ड ट्रेड देन यूएसए, यानी कि अमेरिका से के कंपैरिजन में इसका जो है जो लार्ज शेयर है, ट्रेड में शेयर है, वो काफी ज्यादा है। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ जी। एक्चुअली जब से ट्रेड वॉर हुआ यूएसए और चाइना के बीच में, तब से जो है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गई और ये चीज बहुत आगे भी बढ़ गई। तो इस वजह से क्या है कि इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका जो यूरोपियन यूनियन है वो एक बड़ी ट्रेड पावर के तौर पर उभर कर सामने आ गया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड फ्रांस the presence of US and France in UNSC as permanent members। देखिए अमेरिका अकेला पड़ जाएगा, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस और ब्रिटेन दो मेंबर्स हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ठीक है। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन, यूज ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेसी रादर देन कोअर्सन एंड मिलिट्री पावर। तो ये मिलिट्री पावर और कोऑपरेशन के बजाय ज्यादा फोकस करते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर, और इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स सही हैं इसमें, और इस वजह से आप इसमें डी लगा सकते हैं। ठीक है, चारों के चारों सही है। मच लार्जर शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका से, और डाइवर्सिफाइड ट्रेड है इनफैक्ट इनका। इसके साथ साथ ये अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसके दो मेंबर्स हैं, जबकि अमेरिका अकेला मेंबर है। तीसरा, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी है वो ये ज्यादा यूज करते हैं बजाय मिलिट्री पावर्स और कोअर्सन के। तो इस वजह से इन चारों वजहों को हम मानते हैं फैक्टर, जिससे यूरोपियन यूनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बन गया बजाय के अमेरिका के। आप डी लगा लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आसियान कंट्रीज। ASEAN members have faced colonialism both at the hands of Japan and European powers। देखिए आसियान कंट्रीज जो ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स हैं वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जापान से भी और यूरोपियन पावर से भी, दोनों की कॉलोनीज में रहे इसके देश। ठीक है, तो पहला बात सही है। दूसरा बात, द बैंडोंग कॉन्फ्रेंस एंड द नॉन अलाइड मूवमेंट proved ineffective in establishing conventions for कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन अमंग द आसियान मेंबर्स। देखिए जो आसियान मेंबर्स थे उनमें उन लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाम ने, बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने कोऑपरेट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हुए और इसी वजह से आसियान का फॉर्मेशन हुआ। तो ये दोनों बातें ही सही हैं इसमें, तो आप इसमें सी लगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आसियान ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 बाय 10 कंट्रीज बिलोंगिंग टू साउथ ईस्ट एशिया रीजन। देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 1967 में हुआ था, ये बात सही है, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट 5 कंट्रीज ने किया, यानी कि इसके फाउंडर मेंबर्स 5 हैं, ना कि 10। ठीक है, तो 5 कंट्रीज ने मिलकर के इसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सब था। और इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था वो एस्टैब्लिशमेंट बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में 5 कंट्रीज।
दूसरा, द प्राइमरी एम ऑफ आसियान वाज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। हाँ, आसियान का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसी बेस पर हुआ था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। अनलाइक ईयू, देयर इज लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। जो आसियान है वो आसियान बहुत बड़े तौर पर पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड को अफेक्ट करने की वैसी विल और विश नहीं रखता जैसा यूरोपियन यूनियन रखता है। ये बात भी सही, क्योंकि ये प्राइमरली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करने की कोशिश करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन सेकंड और थर्ड सही है, तो इसलिए आप इसमें डी लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Consider the following statements. ASEAN Regional Forum is responsible for coordination of security and foreign policy among ASEAN nations. ASEAN रीजनल फोरम है, वो आसियान देशों के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाता है जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए मेंटेन रहे। ठीक है। From being an economic association, ASEAN have turned primarily into the security and military association. नहीं, देखिए आसियान कंट्रीज ने सिक्योरिटी और मिलिट्री एसोसिएशन के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट जरूर सही है, तो आप इसमें 1 को मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर के तौर पर, आर्थिक शक्ति के तौर पर चाइना के उदय के लिए तथ्यों पर विचार करना है। नंबर 1, China's economic progress success since 1978 has been linked to its rise as a great power. 1978 के बाद से इसकी जो इकोनॉमिक सक्सेस हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसने इसको इकोनॉमिक एक ग्रेट पावर के तौर पर स्थापित करने में मदद करी। बात सही, ठीक है। दूसरा, its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth. देखिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसने आसियान कंट्री से भी कर रखा है और साथ साथ अपने जो रीजनल अगल बगल के क्षेत्र हैं उनसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रखा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से इसकी तेजी से इकोनॉमिक पावर के तौर पर ग्रोथ हुई। लास्ट, the strength of its economy together with the other factors such as population, land mass, resources, regional location and political influence adds it power in significant ways. इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो इन कारणों से, इन तथ्यों की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से बहुत तेजी से बढ़ी। कौन से तथ्य हैं? पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए, इसमें रीजनल लोकेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बड़े फैक्टर्स नहीं है इसके इकोनॉमिक पावर बनने के लिए। रिसोर्स रिच भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाता। तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट को हम उतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं मान सकते। हाँ, पहला और दूसरा जरूर सही है, तो इसलिए आप इसमें जो है 1 और 2 तो लगाएंगे ही लगाएंगे। थर्ड वन को हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, ठीक है। तो चूंकि अगर हम रिसेंट स्टडीज को देखें, चूंकि ये क्वेश्चन तो पुरानी बुक पर बेस है, अगर हम रिसेंट स्टडीज को देखें तो उसके हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, रीजनल लोकेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है, कई सारे समुद्रों पर कब्जा भी करने की इसकी स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े रिसोर्सेज को करने की। तो अब के समय में, अगर हम आज के समय में इस क्वेश्चन को करते हैं तो डी लगाएं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियो चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, both India and China were great powers in Asia before the advent of Western imperialism. वेस्टर्न जो इंपीरियलिज्म था उसके प्रभाव में आने से पहले इंडिया और चाइना महान शक्तियां थी। हाँ, पश्चिमी प्रभाव से पहले चाइना और इंडिया दोनों बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, दोनों ग्रेट पावर्स माने जा रहे थे एशिया के। इसके है द रीजन्स वेयर इंडिया एंड चाइना एक्सरसाइज्ड इन्फ्लुएंस रेयरली ओवरलैप्ड। देखिए, इंडिया का जो क्षेत्र है जहां पर वो ट्रेड कर रहा है, रिलेशंस बना रहा है, और जो चाइना का है वो ज्यादातर अलग अलग ही रहे, वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं की, ठीक है।
तीसरा, इन 1962, यहाँ तक कि हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो भी दोनों की अलग अलग है। चाइना बहुत ही एग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिसी को फॉलो करता है और हम लोग सॉफ्ट इकोनॉमिक पावर या सॉफ्ट पावर जैसी पॉलिसी को फॉलो करते हैं। कल्चरल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, इनको भी हम बनाने पर ज्यादा ध्यान। In 1962, Indo-China War, India faced complete military reverses. 1962 की इंडो चाइना वॉर में भारत की बहुत बुरी हार हुई थी, तो थर्ड स्टेटमेंट को भी हम सही मानते हैं। Soon after India-China war, the diplomatic relations between two countries were downgraded, which have been restored very recently. देखिए, अब वेरी रिसेंटली लिख दिया तो फिर प्रॉब्लम आ गई। बीच में हमारे रिलेशंस कुछ ठीक जरूर हुए थे इंडो चाइना वॉर के बाद, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे गलवान और जम्मू कश्मीर में और कई सारी जगहों पर चाइना से हमारे स्टेट्स और बढ़ गए हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ गए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं मानेंगे, आप 1, 2 एंड 3 को करेक्ट मानिए और ए पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 वर समटाइम्स जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थ्रेट फ्रॉम चाइना। जो 1998 में बुद्धा स्माइल पोखरण 1 हुआ था, उसको चाइना के थ्रेट के बेस पर ही जस्टिफाई किया गया था। ये कहा गया था कि चाइना एक सुपर पावर है, एक परमाणु शक्ति है, तो हमारे लिए हमेशा खतरा बना हुआ और चाइना से हमारे रिलेशंस भी अच्छे नहीं है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, China's military relations with Bangladesh and Myanmar were viewed as hostile to Indian interest in South Asia. देखिए, चाइना ने भारत के सराउंडिंग में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स आपने पढ़ा होगा, भारत के सराउंडिंग में जो भी देश हैं उन सभी देशों से मिलिट्री रिलेशंस बना रखे हैं। अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा श्रीलंका ने उसके युद्ध पोत को अपने यहाँ रुकने की जो है अनुमति दी है। तो इस तरीके से क्या है कि जब ये साउथ एशिया में अपनी मिलिट्री पावर्स और मिलिट्री रिलेशंस बढ़ा रहा है, तो भारत के लिए ये बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशन बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें आप लगा। इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी कि आज के इस चैप्टर से 10 क्वेश्चंस आपको दिए और आपने ये क्वेश्चन समझे। अगर कोई डाउट है या अगर आपको लगता है कि किसी चीज पर डिस्कशन की जरूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। या फिर अगर आप आना चाहें तो आकर के सेंटर पर या किसी भी माध्यम से आप बात कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए, क्वेश्चन की डिमांड को समझिए और इसको रेगुलरली सॉल्व करिए। आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाला है इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। इसके बाद हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तक आप इस पॉलिटी की चीजों को रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और सारे नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपके नोट्स का एड ऑन ही है, इसको इसी नजरिए से पढ़िए। आज के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, और अगला चैप्टर जो है